हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी.com में आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नई वीडियो श्रृंखला चालू कर रहे हैं जिसमें हम कक्षा 11 का जो चैप्टर 4 है वो हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्राणी जगत या एनिमल किंगडम। इस पूरी वीडियो सीरीज में हम पहले क्लासिफिकेशन के बेसिस आधार जो है उन सबको डिस्कस करेंगे। प्रमुख जो आधार है वो ये 6 आधार है जिसे हम 2 वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद प्राणी जगत के जितने भी संघ है पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक के, उन सभी को हम एक एक करके डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसलिए ये पूरी वीडियो श्रृंखला आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसी तरह बायोलॉजी.com के साथ जुड़े रहें और अपने ज्ञान को यूं ही बढ़ाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं वर्गीकरण के आधार की। देखो, जब भी हम किसी चीज़ का वर्गीकृत करते हैं, अगर उसे हम बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के लिए कोई ना कोई आधार लिया जाता है। जैसे आप अपनी कक्षा को इमेजिन कीजिए कि आपके स्कूल में आर्ट्स सब्जेक्ट होगा, कॉमर्स होगा, साइंस होगा, मैथ होगा, या बायोटेक है तो बायोटेक होगा। इस तरह सब्जेक्ट होंगे। ये सब्जेक्ट के आधार पे आपको अलग अलग क्लासेज में डिवाइड कर दिया गया, तो वहाँ पर भी आधार क्या लिया गया? सब्जेक्ट लिया गया। इसी तरह जितने भी डिवाइड हम करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, बांटते हैं, तो उसका कोई ना कोई बेसिस लिया जाता है, आधार लिया जाता है। तो इसी तरह प्राणी जगत जो है, उस प्राणी जगत के भी कुछ प्रमुख आधार है, कुछ मुख्य आधार है जिनके आधार पर जंतुओं को, प्राणियों को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, उन्हें डिवाइड किया गया है, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। वो जो प्रमुख आधार है, वो प्रमुख आधार यहाँ मैंने आपके लिए 6 पहले से लिख रखे हैं। सबसे पहला आधार है संगठन के स्तर या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा सिमेट्री या सम्मिति। तीसरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी की विकास उसमें कैसा होता है, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा देह गुहा या सीलोम। तीसरा खंडी भवन या सेगमेंटेशन, 5वां। और उसके बाद में जो छठा मुख्य आधार है वो है नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु। इन मुख्य आधारों को जो आपके सिलेबस में मेंशन है, नीट में भी इससे संबंधित हमेशा प्रश्न आते रहे हैं, इन सबको हम यहाँ डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संगठन का स्तर या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इन सब आधारों को आपको पढ़ना है, उनके उदाहरण याद करने हैं। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि हमारे जो प्राणी जगत, जो एनिमल किंगडम है, उसके सभी जो संघ हैं, उन संघों को एक निश्चित क्रम में याद कीजिए, उनका एक निश्चित सीक्वेंस बनाइए। और वो क्रम कुछ ऐसे है, आप इन्हें नोट भी कर लें साथ के साथ, और इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। अगर ये सीक्वेंस में अगर आपको याद है तो आपको इनके एग्जाम्पल याद करना आसान हो जाएगा। जो मैं जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से बड़ा आसानी से आपको सबके एग्जाम्पल याद होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो संघ है, जो कि प्राणी जगत की हम बात कर रहे हैं, तो प्राणी जगत का सबसे पहला संघ आता है पोरीफेरा। ध्यान रखिए, आप अगर वैसे सीक्वेंस में याद करें तो सबसे पहले प्रोटोजोआ है, लेकिन 5 जगत अवधारणा में ये जो प्रोटोजोआ संघ है इसको अलग कर दिया गया है, प्रोटिस्टा जगत में रख दिया गया है। एनिमल किंगडम शुरू होता है पोरीफेरा से। इस बिंदु को नोट कर लीजिए। सबसे पहला अगर संघ एनिमल्स का है तो आप सीधे सीधे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा कह सकते हो, लेकिन प्रोटोजोआ को 5 जगत अवधारणा में अलग कर दिया गया, उसे प्रोटिस्टा जगत में रख दिया। इसलिए अब प्राणी जगत या जो एनिमल किंगडम है उसकी शुरुआत किस संघ से होती है? पोरीफेरा से होती है। फिर भी आप इसी क्रम में इन्हें लिख लीजिए क्योंकि यहाँ आपके काम आने वाले हैं। सबसे पहला संघ है प्रोटोजोआ, जो जगत प्रोटिस्टा में रखा हुआ है। उसके बाद दूसरा संघ है पोरीफेरा। तीसरा है सिलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया कहा जाता है आजकल। चौथा जो है वो है टीनोफोरा। 5वां है प्लेटी हेलमिंथीज। छठा है उसके बाद में एस्के हेलमिंथीज। 7वां है एनेलिडा। 8वां है आर्थ्रोपोडा। 9वां है मोलस्का। 10वां इकाइनोडर्मेटा। 11वां हेमिकोडेटा और 12वां है कॉर्डेटा। इस तरह ये 12 संघ है एनिमल्स के, जिसमें पहले नंबर का जो संघ प्रोटोजोआ आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है वो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जगत में है। बाकी पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक के सभी जो ये संघ है वो प्राणी जगत या एनिमल किंगडम में रखा है। आपको इन्हीं संघों को इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में याद करना है, ठीक है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का,
इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये आपको क्रम, सबसे पहला काम आपको ये क्रम से इन संघों को याद करना है। ठीक है, अब हम आधारों की बात करते हैं। सबसे पहले आधार हम लेते हैं संगठन के स्तर या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर किस तरह एनिमल्स को डिवाइड किया गया है, उनको क्लासिफाई किया गया है। तो देखो, संगठन या उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके आधार पर जंतुओं को मुख्यतः निम्न भागों में बांटा हुआ है। इसे आपको याद करना है तो आप अपने दिमाग में उन बातों को लाइए कि जीव, या यूं समझिए कि अपना जो शरीर है, सबसे पहले सबसे छोटी इकाई किससे मिलकर बना है? हमारे शरीर की सबसे छोटी मूलभूत इकाई है कोशिका। ठीक है, कोशिका जब मिलती है, कोशिकाओं का जब ऑर्गेनाइजेशन होता है, जब कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक निश्चित आकार लेती है, एक निश्चित कार्य करते हुए, तो उस आकार को, वो जो संरचना बनी उसे उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक। तो कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। और अगर बहुत सारे उत्तक मिलकर, कुछ उत्तक मिलकर अगर कोई संरचना बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे अंग कहते हैं। तो कोशिका, कोशिका से मिलकर बना उत्तक, उत्तक से मिलकर बना अंग, और अंग से क्या जब कई सारे अंग मिलते हैं तो उसे कहते हैं तंत्र, और तंत्रों से शरीर बनता है। बस यही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपका शरीर, सबसे पहले सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। कोशिकाएं मिलकर बनाती है उत्तक, उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग, और अंग मिलकर बनते हैं तंत्र, और तंत्रों से शरीर बनता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं, पाचन, पूरा शरीर किससे मिलकर बना है? बहुत सारे तंत्रों से। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, संवेदी तंत्र, मांसपेशियों वाला जो तंत्र है वो, ठीक है, इस तरह जनन तंत्र, बहुत सारे तंत्र हैं, वो सब मिलकर एक शरीर बना रहे हैं। लेकिन हर तंत्र कुछ न कुछ अंगों से मिलकर बना है। जैसे पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग हैं। आपकी जिह्वा, जीभ है, दांत है, आमाशय है, यकृत है, अग्नाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सभी अलग अलग अंग है। ठीक है, हर अंग कुछ उत्तकों से मिलकर बना होता है। जैसे पेशी उत्तक इनमें होते हैं, उपकला उत्तक होते हैं, इनमें संयोजी उत्तक होते हैं। ये सब उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, और हर एक उत्तक में निश्चित कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है। और यही जंतुओं का जो है संगठन का स्तर है। तो इस आधार पर देखो, सबसे पहला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन का स्तर है, जो ज़्यादातर अपने बुक्स में मेंशन है ही नहीं, लेकिन यहाँ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं इसे शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ, ये जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तर। सबसे पहला है प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है उसे प्रोटोप्लाज्मिक कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्मिक का जो उदाहरण है वो है प्रोटोजोआ के जंतु। इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जिसमें अमीबा, प्लाज्मोडियम ये सब आते हैं, एंटमीबा, प्रोटोजोआ। इसके जो शरीर का संगठन है वो प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का होता है, यानी कि एक ही कोशिका के भीतर उनका पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन जो है वो पूरा होता है। वो उसी एक अकेली, क्योंकि प्रोटोजोआ के जीव सभी एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। एक ही कोशिका में वो अपने जीवन के सारे कार्य करते हैं। वो उससे उत्सर्जन भी कर रहे हैं, उसी से श्वसन कर रहे हैं, उसी से पाचन कर रहे हैं। इसलिए उन्हें अकोशिकीय, एसेलुलर या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स इन्हें कहते हैं। तो सबसे पहला है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में दूसरा है जो सेल वाला है। प्रोटोप्लाज्म मिलकर बना सेल या कोशिका बनाएगा प्रोटोप्लाज्म से ही, तो सेलुलर लेवल या कोशिका स्तर। दूसरा है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय स्तर। कोशिका से है तो कोशिकीय स्तर, कोशिकीय स्तर। ठीक है, अगर शरीर, किसी जीव का शरीर कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ हो
तो उसे कोशिकीय स्तर का संगठन कहते हैं। किस तरह का संगठन कहते हैं? कोशिकीय। यहाँ ध्यान रखना, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी लेकिन सभी कोशिकाएं पृथक पृथक होगी। सभी कोशिकाओं का अपना अलग काम हो सकता है, उनमें कार्य का विभाजन हो सकता है, लेकिन ये कोशिकाएं मिलकर उत्तक अभी नहीं बनाएगी। यहाँ कोशिकाएं जो हैं वो बहुत सारी होंगी, लेकिन क्या यहाँ उत्तक बनेंगे? नहीं, यहाँ उत्तकों का निर्माण नहीं होता है। कोशिकाएं 2 या 2 से ज़्यादा होंगी, लेकिन वो कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण नहीं करती। और इस तरह का जो संगठन का स्तर है उसे कोशिकीय स्तर कहते हैं। और इसका उदाहरण जो है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो संघ है उसके सभी एनिमल्स, जिन्हें स्पंज कहते हैं, स्पंज जिन्हें कहते हैं, उन सभी स्पंजेस को उनका जो शारीरिक संगठन है, उनका जो संगठन का स्तर है वो कोशिकीय प्रकार का होता है। क्योंकि इनमें पोरीफेरेंस जो होते हैं, संघ पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं जिन्हें स्पंज कहते हैं, उनका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हर कोशिका अपना अलग निश्चित कार्य कर रही है, लेकिन वो कोशिकाएं मिलकर एक समूह बनाकर एक नई निश्चित काम नहीं कर रही है। यानी कि वो कोशिकाएं उत्तक नहीं बना रही होती है, उन कोशिकाओं से उत्तक का निर्माण नहीं होता है। इस तरह का जो संगठन का स्तर है उसे सेलुलर कहते हैं। यहाँ सिर्फ कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से उत्तक नहीं बना है। उदाहरण है पोरीफेरा के सभी एनिमल्स। 2 हो गए। तीसरा जो संगठन का स्तर है, आगे बढ़ते जाइए, तीसरा है उत्तक स्तर का या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उत्तक या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उत्तक स्तर का लेवल, उत्तक स्तर का संगठन। ठीक है। अब यहाँ जो कोशिकाएं हैं, देखो मैंने आपको जो क्रम बताया था कि आपको सभी संघों का क्रम याद करना है, तो इनका अगर आप क्रम से याद होंगे तो ये भी अपने आप उसी क्रम में आगे बढ़ना है। ठीक है। उत्तक स्तर का जो शारीरिक संगठन होगा उसमें कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? अब उत्तक बनाना चालू कर देती है। कोशिकाएं उत्तक बना देती है और हर एक उत्तक का एक निश्चित कार्य होता है। कोशिकाएं सेल्स, सभी सेल्स मिलकर एक टिश्यू उत्तक बनाती है और हर टिश्यू का एक निश्चित कार्य होता है, निश्चित फंक्शन होता है, निश्चित उसकी ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है। अगर इस तरह का शारीरिक संगठन होता है, उत्तक वहां पाए जाते हैं, लेकिन क्या उत्तक मिलकर अंग बनाएंगे? नहीं, यहाँ उत्तकों से अंगों का निर्माण नहीं होता। कोशिकाएं मिलकर उत्तक तो बनाती है, लेकिन उत्तक मिलकर अंग नहीं बनाते। उनका शरीर सिर्फ उत्तकों का ही बना होता है। और ऐसे एनिमल्स का उदाहरण है सिलेंट्रेट्स या निडेरिया जिन्हें कहते हैं। सिलेंट्रेटा जो संघ है जिसमें हाइड्रा आता है, जेलीफिश आती है। इसके अलावा सिलेंट्रेटा के अलावा टीनोफोरा जो अगला संघ है, टीनोफोरा, जैसे बिरोई इसके अंदर आती है एक एनिमल। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये जो दोनों संघ है, इन दोनों संघ का जो शरीर का संगठन होता है वो उत्तक स्तर का होता है। यानी यहाँ कोशिकाएं मिलकर उत्तक तो बनाती है, लेकिन उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण नहीं करते। उदाहरण है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। और आप नोट करना कि आपने जो 12 संघ लिखे हैं हम उसी क्रम से चल रहे हैं। पहले प्रोटोजोआ है, दूसरा सेलुलर में पोरीफेरा है, उत्तक में सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा है। अगला जो शरीर का संगठन है वो है अंग स्तर का, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन यानी क्या होता है? अंग। तो यहाँ अंग स्तर का शारीरिक संगठन होगा। यानी कि अब हम अगला बिंदु समझते हैं कि यहाँ कोशिकाएं मिलकर उत्तक भी बना रही है, उत्तक मिलकर अंग भी बना रहे हैं, निश्चित अंग बन रहे हैं। लेकिन क्या अंग मिलकर तंत्र बनाएंगे? नहीं, यहाँ इसमें अंग से तंत्रों का निर्माण नहीं होता, स्पष्ट तंत्र नहीं बनते, पूर्ण तंत्रों का निर्माण यहाँ नहीं होता। तो ऐसा शारीरिक संगठन जिसमें अंग तो पाए जाते हैं लेकिन अंगों से मिलकर तंत्र नहीं बना है, ऐसा शारीरिक संगठन कहलाता है अंग स्तर का शारीरिक संगठन। और इसका उदाहरण है जस्ट उससे अगला कौन सा आता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज जिन्हें चपटे कृमि भी कहते हैं। प्लेट लाइक एनिमल, चपटे कृमि होते हैं। फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं वो इसमें आते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अंग स्तर का उनका शारीरिक संगठन होता है। यानी कि यहाँ अंग पाए जाते हैं लेकिन अंग मिलकर तंत्रों का निर्माण
नहीं करते। ये प्लेटीहेल्मिन्थीज की खास बात है। ठीक है, पांचवा जो शारीरिक संगठन है, पांचवा जो संगठन का स्तर है वो अगला है अंग तंत्र प्रकार का। अब यहाँ अंग भी है और अंग मिलकर तंत्र भी बना रहे हैं। तो अंग तंत्र स्तर का, या इसे हम इंग्लिश में कहें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये अब अंतिम चरण हो गया जहां कोशिकाएं मिलकर टिश्यूज बना रही है, उत्तक बना रही है, उत्तक मिलकर अंग बना रहे हैं और कई सारे अंग मिलकर तंत्र भी बना रहे हैं। ऐसा शारीरिक संगठन जो है वो अंग तंत्र स्तर का कहलाता है। और इसके बाद के जितने भी संघ हैं वो सभी के सभी जो है उनमें शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। बाद में कौन कौन से आ रहे हैं, इसके बाद में जैसे एनेलिडा है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, यानी कि सभी संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद के जितने भी संघ हैं उन सभी संघ के जीवों में शारीरिक संगठन, उनका जो संगठन का स्तर है वो अंग तंत्र स्तर का होता है। यानी कि यहाँ अंग मिलकर तंत्र बना रहे हैं और हर तंत्र का एक निश्चित कार्य होगा। जैसे पाचन तंत्र है तो सिर्फ पाचन से संबंधित होगा, जैसे श्वसन तंत्र है तो सिर्फ श्वसन से संबंधित होगा, जैसे उत्सर्जन तंत्र है तो सिर्फ उत्सर्जन से संबंधित होगा। एक निश्चित कार्य होगा हर एक तंत्र का, हर एक सिस्टम का। तो वो इस तरह का जो शारीरिक संगठन है वो अंग तंत्र का शारीरिक संगठन कहलाता है। यहाँ आप एक चीज़ और नोट करना कि ये जो जिस क्रम में है उसी क्रम में उनका विकास भी हुआ है, इसी क्रम में जीवों का विकास भी हुआ है। तो अगर इनके विकास के क्रम में अगर देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि संगठन के स्तर में जो सबसे ज़्यादा विकसित संगठन का स्तर है तो वो कौन सा है, तो इसमें जो सबसे नीचे होगा, जो सबसे बाद में है वो सबसे विकसित है। अंग तंत्र स्तर जो है वो सबसे ज़्यादा विकसित प्रकार का शारीरिक संगठन है, संगठन का स्तर है। सबसे कम विकसित है प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का। तो पहला हमने डिस्कस किया संगठन का स्तर प्रोटोप्लाज्मिक का, प्रोटोजोआ में, सेलुलर, पोरीफेरा में, टिश्यू लेवल का है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में, ऑर्गन लेवल प्लेटीहेल्मिन्थीज, और इसके बाद के सभी संघों में ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र स्तर का होता है। अब ध्यान रखना, जो अंग तंत्र जब बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम जब बनते हैं, तो सिस्टम कुछ में एनिमल्स में पूर्ण होते हैं, कुछ में नहीं होते, उसके भी अलग अलग सिस्टम होते हैं। जैसे परिवहन तंत्र की बात करें, जो परिसंचरण तंत्र की बात करें, तो वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। खुले में क्या होता है कि जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं वो जो ब्लड जो होता है उसके भीतर यूं ही तैर रहे होते हैं, निश्चित वाहिनियों में रुधिर नहीं बहता है। जबकि बंद परिसंचरण तंत्र में जो हमारा शारीरिक द्रव्य जो है, जो ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, वो निश्चित वाहिनियों में, जिन्हें हम धमनी और सिरा कहते हैं, उनमें बह रहा होता है। तो इस तरह अंग तंत्र भी अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसे खुला और बंद, पूर्ण और अपूर्ण पाचन तंत्र। पूर्ण और अपूर्ण पाचन तंत्र भी इसी तरह का है। पूर्ण पाचन तंत्र होता है, एक होता है अपूर्ण पाचन तंत्र, अपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अपूर्ण पाचन तंत्र कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें आहार नाल जो होती है उसमें केवल एक ही मुख पाया जाता है, तो उसी मुख से वो भोजन लेते भी हैं और उसी छिद्र से भोजन को बाहर भी करते हैं, यानी कि गुदा, एनस का काम भी करते हैं। तो ऐसा पाचन तंत्र अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है, जिसमें प्रॉपरली खाने के लिए अलग से ओपनिंग हो और अपचित भोजन को निकालने के लिए अलग से ओपनिंग ना हो, एक ही हो। ऐसे एनिमल्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने सबसे पहले डिस्कस किया संगठन का स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने 4-5 मुख्य पढ़े, प्रोटोप्लाज्मिक, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। आपकी बुक्स में प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का मेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं और एनिमल किंगडम पोरीफेरा से चालू होता है, सेलुलर से चालू होता है, इसलिए पहला मेंशन नहीं किया है।
ये प्रोटिस्टा जगत में, प्रोटिस्टा किंगडम में अलग से पढ़ा हुआ है प्रोटोजोआ के बारे में, लेकिन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए आप इसे एक क्रम में याद करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं सममिति या सिमेट्री। उससे पहले आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम सममिति या सिमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं सिमेट्री या सममिति की। सिमेट्री या सममिति, देखिए जितने भी एनिमल है उस एनिमल का अंतरिक्ष में, स्पेस में एक निश्चित जगह वो घेर रहा होता है। जैसे मान लीजिए ये एक एनिमल है तो ये आकाश में कुछ ना कुछ जगह तो घेर ही रहा है। तो कोई एनिमल एक निश्चित काल्पनिक अक्ष से, एक हम एक्सिस मान लेते हैं कि यहाँ एक सीधी लाइन खींचते हैं इसके बीच में से, इसके सेंटर पॉइंट से, तो उस लाइन से, उस निश्चित अक्ष से वो कितना जगह घेर रहा है, कितनी जगह पर्याप्त वो ले रहा है, उस जगह को, उसका जो प्रॉपर अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को सिमेट्री या सममिति कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए ये कोई एनिमल है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो एक काल्पनिक एक्स हम यहां लेंगे और इस एक्स से एक काल्पनिक सीधी रेखा इसके सेंटर से जब गुजारेंगे तो इस एक्सिस से ये इधर कितना फैला है, इधर कितना फैला है, ऊपर कितना फैला है, नीचे कितना फैला है, तो ये अंतरिक्ष में कितनी जगह ले रहा है और किस तरीके से है, क्या समान रूप से जगह ले रहा है या असमान रूप से ये जगह घेर रहा है, वो उसकी सममिति कहलाती है। ये इस दिशा में या इस दिशा में ये जो जगह ले रहा है उसे हम सममिति कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। अब वो समान है या असमान है, उस आधार पर एनिमल्स जो है वो तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो है वो है असममित, असममित या एसिमेट्री, असममित या इसे इंग्लिश में कहते हैं एसिमेट्री, असममिति। नाम से ही जाहिर है, ए यानी कि यहाँ एब्सेंट होगा, जो उसकी सममिति है यानी कि उसका जो आकाश में जो वो जगह घेर रहा है वो सारी समान नहीं होगी। जैसे इसी एक एनिमल की बात करें, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका निश्चित आकार नहीं होता, तो आप उसे किसी भी काल्पनिक अक्ष से, क्या यहाँ से आप इसे दो बराबर भागों में बांट सकते हो? नहीं। मान लीजिए मैं इस एक्सिस से इसे करूँ तो क्या ये दोनों जो इक्वल हाफ है, क्या ये जो दो बटे भाग क्या दोनों समान है? या किसी और एक्सिस से मैं इसे काट के देखता हूँ, क्या ये एक्स और ये एक्स, ये जो इधर का भाग है इधर का भाग है, समान हुआ? नहीं। ऐसे एनिमल्स जिसे आप किसी भी मध्य अक्ष से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा से दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। काल्पनिक रेखा से हमें काटना है, उसे डिवाइड करना है, काल्पनिक रेखा गुजरेगी कहाँ से? सेंटर से। और आपको अगर दोनों बराबर भाग नहीं मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये काल्पनिक रेखा है जो सेंटर से गुजर रही है, इससे दो भाग बटे, क्या दोनों भाग समान है या नहीं? यदि दोनों भाग समान नहीं प्राप्त होते हैं तो ऐसे जंतु असममित कहलाते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहलाते हैं। इस तरह की जो सममिति है उसे एसिमेट्री कहते हैं। यानी कि किसी भी काल्पनिक रेखा से, किसी भी काल्पनिक रेखा से जो मध्य रेखा से गुजरे, उससे आप उस एनिमल को दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हो। और इस तरह की सममिति असममिति या एसिमेट्री कहलाती है। और इसके उदाहरण है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है पोरीफेरा के एनिमल। पोरीफेरा को हमने एक और नाम दिया था, स्पंज भी इन्हें कहा जाता है। तो जितने भी स्पंज हैं, पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं, वो सभी एनिमल्स जो है वो मैक्सिमम एनिमल्स, ये भी नहीं कह सकते कि सभी एनिमल्स, कुछ सममिति दर्शाते भी हैं, लेकिन अधिकांश जो पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं वो असममित होते हैं। उनका आप किसी भी सेंटर अक्ष से गुजरते, जो भी कोई भी सेंटर एक्सिस है, एक जो केंद्र से गुजरने वाली जो एक्सिस है उससे दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते हैं। तो पहली हुई सममिति उसे कहते हैं असममिति, एसिमेट्री। दूसरी जो है वो है अरीय सममिति, दूसरी है अरीय सममिति।
इंग्लिश में इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, रेडिय अरिय, अरिय यानी कि होता है उसके बीच से गुजरने वाली जो त्रिज्या है, उसके लिए रेडियल वर्ड यूज करते हैं। तो अगर किसी एनिमल को अगर आप किसी भी काल्पनिक अक्ष से दो बराबर भागों में बांट सकते हो तो उसे अरिय सममिति कहते हैं। ज़्यादातर जैसे हाइड्रा जो है, हाइड्रा कुछ इस तरह का एक एनिमल है, तो इसे आप अगर इस काल्पनिक एक्सिस से ऐसे करें तो इसे दो इक्वल हाफ मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। अगर आप इधर से इसे ऐसे काटें तो भी दो बराबर भाग मिलते हैं, और अगर इस तरीके से आप इसे काटते हो तो भी दो बराबर भाग मिलते हैं। तो यदि किसी एनिमल को आप किसी भी काल्पनिक अक्ष से दो या दो से अधिक काल्पनिक अक्षों से दो बराबर भागों में बांट सकते हो तो उसे अरिय सममिति कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने अभी 3 अक्ष लिए, 1 2 3, इन तीनों अक्षों से ये दो बराबर भाग दे रहा है। इन तीनों अक्षों से जब आप काटते हो तो इधर का और इधर के दो एनिमल है बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, समरूप है, इक्वल है। तो इस तरह की सममिति को अरिय सममिति कहते हैं। यानी कि किसी काल्पनिक, बहुत सारी काल्पनिक रेखाओं से अगर आप किसी एनिमल को दो बराबर भागों में बांट सकते हो तो इस तरह की सममिति अरिय सममिति कहलाती है। अरिय सममिति के उदाहरण हैं पोरिफेरा के जस्ट अगले आपको याद रखने हैं, सिलेंट्रेटा, और इससे अगला टीनोफोरा भी इसका उदाहरण है, टीनोफोरा। ठीक है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के जो एनिमल्स होते हैं सभी एनिमल्स में अरिय सममिति पाई जाती है। लेकिन यहाँ एक उदाहरण और है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और लीक से हटके, इस क्रम से हटके है। 10वें नंबर पर आपने लिखा होगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स हैं उसमें केवल वयस्कों में, इकाइनोडर्मेटा के जो वयस्क जो होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनमें अरिय सममिति पाई जाती है। और विशेषकर वो भी है पंच अरिय सममिति, पेंटा रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, पंच अरिय सममिति पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा के वयस्कों में। पंच अरिय से क्या तात्पर्य है? पंच अरिय से मतलब है पेंटा रेडियल से, पेंटा यानी कि 5, यानी कि ऐसे जो एक्सेस है 3 है, वैसे ही फिक्स कितने 5 अक्षों से आप उसे दो बराबर भागों में बांट सकते हो। यहाँ याद रखने वाली एक और बात है, यहाँ इकाइनोडर्मेटा के केवल वयस्कों में अरिय सममिति होती है, विशेषकर पंच अरिय। उसका जो लार्वा जो होता है, इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है, उस लार्वा में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, जो हम अब पढ़ने वाले हैं। तीसरी जो सममिति का प्रकार है वो है द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति इंग्लिश में कहते हैं इसे बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल, बाई यानी कि दो, द्विपार्श्व सममिति। यहाँ ये सममिति अरिय सममिति जैसी ही है, लेकिन अरिय सममिति में हमने पढ़ा कि बहुत सारे अक्षों से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, लेकिन द्विपार्श्व सममिति में केवल एक निश्चित अक्ष से दो बराबर भागों में वो एनिमल बटेगा। यहाँ केवल एक निश्चित अक्ष, ये जो लाइन है, ये जो मैंने बिंदु बोला है, इसे अच्छी तरीके से आपको दिमाग में रखना है। केवल एक और वो भी निश्चित अक्ष, हर कोई अक्ष नहीं, एक निश्चित ही होगा, एक ही होगा, वो भी निश्चित होगा कि पर्टिकुलर इसी से आप डिवाइड करो। तो इस तरह की जो सममिति है उसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। है अरिय की तरह ही, वहाँ पर भी दो इक्वल हाफ मिल रहे थे, लेकिन वहाँ बहुत सारे अक्षों से मिल रहे थे। यहाँ केवल एक अक्ष से मिल रहे हैं, वो एक अक्ष भी निश्चित है, पर्टिकुलर है, एकदम निश्चित है। आप उसी से ही काटोगे तब वो दो बराबर भागों में बटेगा। जैसे मनुष्य भी इसी में शामिल है। हम अगर इस अक्ष से हम अपने आप को डिवाइड करें तो हमारे दो
हाफ बनेंगे, दो एकदम बराबर समान रूप से दो रूप बनेंगे हमारे, जो एक दूसरे के एक तरह से दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जो एक दूसरे के दर्पण, यानी कि अगर आप आधे हिस्से को आप मिरर में देखो तो आपका आधा हिस्सा वैसा का वैसा नजर आएगा, केवल इसी अक्ष से। क्या मैं अगर इस अक्ष से अपने आप को दो बराबर भागों में बांट सकता हूँ? नहीं। या किसी और अक्ष से दो बराबर भागों में बांट सकता हूँ? नहीं। इसलिए द्विपहार सममिति में केवल और केवल एक ही अक्ष होगा, और वो भी एक निश्चित अक्षेज होगा, एक पर्टिकुलर अक्ष होगा, उसी से आप एनिमल को दो इक्वल हाफ्स में, दो बराबर भागों में बांट सकते हो। और इसके बाद के टीनोफोरा के बाद के सभी एनिमल्स इसके उदाहरण हो जाएंगे। कौन कौन से संघ हैं इसके बाद? प्लेटीहेल्मिन्थीज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको नाम अच्छी तरीके से याद होंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसके बाद में एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा यहाँ आ गया है, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा, और हेमिकोडेटा और कोडेटा, यानी कि इसके बाद वाले टीनोफोरा के बाद के इकाइनोडर्मेटा के वयस्कों को छोड़कर केवल लार्वाओं में द्विपार्श्व सममिति और हेमिकोडेटा और कोडेटा में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। तो दूसरा हमने वर्गीकरण का आधार पढ़ा सममिति, जिसमें असममित, जिसमें आप किसी भी अक्ष से दो बराबर भाग नहीं बांट सकते, पोरीफेरा। अर्य सममिति, बहुत सारे अक्षों से दो बराबर भाग बांट सकते हो, सिलेंटेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के वयस्क। तीसरी है द्विपार्श्व सममिति, जिसमें केवल एक निश्चित अक्ष से दो बराबर भाग आप बांट सकते हो, बाकी जितने भी शेष रह गए इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में और आपको ऐड करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसका आप यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे भ्रूणिकी विकास। ठीक है बच्चों, तो अब हम तीसरा आधार लेते हैं, वो है उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या उसका भ्रूणिकी विकास। देखो, जितने भी एनिमल है सभी का जीवन एक छोटी सी एक कोशिका से प्रारंभ होता है, और उसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। ये क्या है? युग्मनज या इसे जाइगोट कहते हैं। और ये ही आगे डिवाइड करके बहुत सारी कोशिकाओं का एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे कहते हैं ब्लास्टुला। और ये ब्लास्टुला में जो कोशिकाएं हैं, जिन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ये ब्लास्टोमियर्स एक निश्चित रूप से अरेंज होती है और अरेंज होकर एक विशेष संरचना बनाती है, और उस संरचना में 2 या 3 लेयर हो सकती है और एक छिद्र होगा। इस संरचना को कहते हैं गैस्ट्रूला, इसे कहते हैं गैस्ट्रूला। और ये जो छिद्र यहाँ रहता है इसे कहते हैं ब्लास्टोपोर। और यहाँ जो ये लेयर बन रही है इन्हें जर्म लेयर या जनन स्तर कहते हैं। जनन स्तर, क्योंकि यही स्तर हैं जो हमारे सभी ऑर्गन्स को बनाने वाले होते हैं। और इसमें जो स्तर है वो जो सबसे बाहर होता है उसे एक्टोडर्म कहते हैं, सबसे बाहर, ये जो पहले नंबर का है। जो दूसरे नंबर पे बीच में है उसे मीजोडर्म कहते हैं, और तीसरे नंबर की ये जो अंदर है उसे अंदर है तो एंडोडर्म कहते हैं। तो सबसे बाहर एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म और भीतर एंडोडर्म। ये इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, भ्रूणिक विकास है। इस विकास में ये स्तर कितने बनाते हैं उस आधार पर, और ब्लास्टोपोर का क्या फेट है, उसका क्या भविष्य है, इसका जो फेट है अंत में ये ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, उस आधार पर एनिमल्स को दो अलग अलग भागों पे, इन दो अलग अलग आधारों पे दो दो भागों में बांट रखा है। पहले बात करते हैं उसमें जनन स्तरों के आधार पर। तो जनन स्तरों के आधार पर एनिमल्स को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक नाम से ही जाहिर है, डिप्लो डाई। इसमें जो ये जो जनन स्तर हैं वो दो ही जनन स्तर होंगे। दो जनन स्तर कौन कौन से होंगे? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो और एंडोडर्म ही होंगी, मीजोडर्म उसमें नहीं होगा। अगर केवल दो ही जनन स्तर हो, उन्हीं दो जनन स्तरों से अगर उसके शरीर का निर्माण हो रहा है तो ऐसे एनिमल डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। और इसका उदाहरण है पोरीफेरा। प्रारंभ वाले तीन आपको याद रखने हैं, पोरीफेरा,
सिलेंट्रेटा, जहाँ पर भी सिलेंट्रेटा होता है टीनोफोरा साथ में होता ही होता है, टीनोफोरा। ये तीन पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के जो एनिमल हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनका शरीर 2 जनन स्तरों से मिलकर बना होता है, 2 जनन स्तरों से बनता है। दूसरा है 3 जनन स्तरों वाले हैं तो उसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्री यहाँ ट्राई आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि इनका शरीर 3 जनन स्तरों से मिलकर बनेगा, तीनों एक्टो, मीजो और एंडोडर्म तीनों से बनेगा। और इसके बाद के जितने भी संघ बच गए वो सभी संघ ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा के बाद में कौन से आते हैं? प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। ये सभी संघ ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार के होते हैं, यानी कि इनका शरीर 3 जनन स्तरों से मिलकर बना होता है। पहले हो गया जनन स्तरों की बात। दूसरी है उसका ब्लास्टोपोर का फेट क्या होगा, ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा। यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर फेट, भविष्य ब्लास्टोपोर का। ब्लास्टोपोर या तो माउथ बना सकता है, मुख बनाता है, या एनस बनाता है, गुदा बनाता है। तो अगर माउथ बनता है किससे? ब्लास्टोपोर से। तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया। और अगर ब्लास्टोपोर से वो एनिमल का शरीर का कौन सा भाग बनता है? एनस बनता है, तो उसे कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया के जो एग्जाम्पल्स है वो आपको याद रखने हैं। प्लेटीहेलमिन्थीज से शुरू करना है, ध्यान रखना है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा इसमें नहीं करना है, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें ब्लास्टोपोर्स का कोई फेट है ही नहीं। तो आपको इससे अगले से शुरू करना है, यानी कि प्लेटीहेलमिन्थीज से। प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यहाँ तक के जो एनिमल्स हैं संघ के वो प्रोटोस्टोमिया होते हैं। बाद में इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, ये जो एनिमल्स हैं इनके ब्लास्टोपोर में जो ब्लास्टोपोर का फेट है वो क्या बनाएगा? वो एनस बनाता है, इसलिए वो ड्यूटेरोस्टोमिया के एनिमल्स कहलाते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पे हमने जीवों को 2 अलग अलग आधारों पे बांटा। जनन स्तर जो है वो अगर 2 हैं तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, और एक फेट ऑफ ब्लास्टोपोर के आधार पे भी 2 भागों में बांटा। माउथ बनता है तो प्रोटोस्टोमिया, एनस बनता है तो ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो में हम अगले 3 आधारों को डिस्कस करने वाले हैं, देहगुहा, खंडीभवन और नोटोकॉर्डिया पृष्ठरज्जु। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।